हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन में। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर के सब्सक्रिप्शन बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम जब भी अपना न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपके पास यूट्यूब के द्वारा एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए आइए आज के सेशन में क्या देखने वाले हैं, अपने स्क्रीन के सेशन पर चलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में देखेंगे हम लोकसभा को। क्या देखेंगे? लोकसभा। इसके पहले जो हमारा सेशन हुआ था उसमें हम संसद में क्या पढ़ा रहे थे? संसद में पढ़ा रहे थे राज्यसभा। राज्यसभा का हमारा जो सेशन है उसको कंप्लीट हो चुका है। इसके पीछे वाला वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा के बारे में पढ़ाएंगे। देखो, लोकसभा की अगर संरचना की बात करता है, आर्टिकल अगर बात करें, आर्टिकल 81 क्या कहता है? लोकसभा की संरचना के बारे में बात करता है। किसकी संरचना के बारे में कौन बात करेगा? आर्टिकल 81। लोकसभा की संरचना के बारे में कौन बात करता है? आर्टिकल 81 बात करता है। और ये जो लोकसभा होती है ये प्रथम सदन इसको हम कह सकते हैं, या प्रथम सदन, या इसको हम कह सकते हैं निम्न सदन। हम इसको कह सकते हैं क्या? निम्न सदन। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा की जब पहली बैठक होती है, लोकसभा की जब पहली बैठक होती है तो पहली बैठक में ही अब ये क्या करते हैं, अपने पहली बैठक के बाद जल्द ही पहली बैठक के बाद जल्द ही क्या करते हैं, अपने अध्यक्ष, किसके? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या कर लेते हैं? चुनाव कर लेते हैं। चुनाव किसका? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव बहुत ही जल्द करते हैं। कब? जब इनकी पहली बैठक होती है, पहली बैठक के तुरंत बाद ही। इसके बाद अगर हम बात करें जो इनमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, उन सारी चीज़ को बात करें तो जो मूल संविधान हमारा है, जो मूल संविधान है, क्या मूल संविधान में जो इनके सदस्यों को निश्चित किया गया है उसको कितने? 500 सदस्य क्या किया गया है? 500 सदस्य निश्चित किया है। लेकिन जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, जो हमारे संविधान के अनुसार जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम सदस्य किस में? लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने? 552। देखो एक चीज़ अब यहाँ देख लेते हैं, जो 550 + 2 ये कितने थे? अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि जब ये जो दो सदस्य होते थे ये कौन होते थे? ये एंग्लो इंडियन होते थे। कौन? एंग्लो इंडियन। इनको कौन मनोनीत करता था? आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति जो होता था, राष्ट्रपति क्या करता था? इन दोनों व्यक्तियों को मनोनीत करता था। लेकिन जब 25/1/2020 को ये जो राष्ट्रपति मनोनीत करता था, और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सदस्यों का जो आरक्षण था लोकसभा में, उनका 25/1/2020 को ख़त्म हो रहा था। इस दिन एक विधेयक लाया जाता है जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो 131 सीटें होती थी उसके आरक्षण को 10 साल के लिए क्या किया जाता है? 10 साल वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जो ये मनोनयन होता था राष्ट्रपति का, इस विधेयक को नहीं लाया जाता। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको नहीं बढ़ाया गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये समाप्त हो गया। ये क्या हो गया? मतलब अब राष्ट्रपति क्या करेगा? जो दो लोग एंग्लो इंडियन होते थे उनको मनोनीत करने का अधिकार था, जो मनोनीत करता था, अब वो दो एंग्लो इंडियन नहीं मनोनीत कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो अधिकतम संख्या होगी अब कितनी? ये अधिकतम संख्या हो जाएगी अब 550। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अगर हम और आगे चलने की कोशिश करें, जो अधिकतम संख्या कितनी पूछेगा तो 550 आपको लगाना है। और आगे देखो, जो वर्तमान की स्थिति है उसके बारे में अगर हम चर्चा करने की कोशिश करें, देखो वर्तमान के बारे में अगर हम सदस्य जानने की कोशिश करें, वर्तमान सदस्य के बारे में, तो ये क्या होता है? जो 545 पे क्या होता है? 545 निर्वाचन के लिए होता है। दो लोग इसमें देखो, पहली बात 543 के लिए क्या होता है? निर्वाचन होता है। किसके? कितने के लिए? 543 के लिए क्या होता है? ये निर्वाचन होता है। अब 545 में 543 का निर्वाचन और दो क्या था? मनोनयन के लिए था। मनोनयन कौन करता था? मनोनयन राष्ट्रपति करता था। मनोनयन राष्ट्रपति आर्टिकल किसके तहत? आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति क्या करता था? मनोनयन करता था। लेकिन अब इसको हमने बताया कि इसको हटा दिया गया, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? हट गया। जब दो व्यक्ति यहाँ जो मनोनयन का अधिकार था राष्ट्रपति को, उसको जब हटा दिया गया है तो अब कितने लोगों का क्या होगा? जो सदस्य होंगे, वो जो चुनाव होगा, निर्वाचन होगा, वो 543। मतलब अब जो संख्या होगी 543 के लिए क्या होगा? निर्वाचन होगा। अब निर्वाचन किसके लिए? कितने के लिए? 543 के लिए निर्वाचन होगा। अब जिसमें ये आएंगे 524 सदस्य कहाँ से आएंगे? ये राज्य से आएंगे, राज्य क्षेत्र से आएंगे। और जो 19 सदस्य होंगे,
जो 19 सदस्य हैं ये कहाँ से आएंगे, ये संघ राज्य क्षेत्र से। अब ये संघ राज्य क्षेत्र कितने आ गए, 19 सदस्य यहाँ से और 524 सदस्य यहाँ से। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। देखो ये 543 पे निर्वाचन होता है, इसमें 524 राज्य क्षेत्र से और 19 सदस्य कहाँ से, संघ राज्य क्षेत्र से। अगर जो अधिकतम संख्या की बात करेगा, जैसे यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। देखो इसके बाद अधिकतम संख्या की बात करता है तो जो 550 हमने बताया कि जो 552 था, लेकिन दो लोगों को हटा दिया तो अब कितना हो गया, 550 अधिकतम संख्या होगी। किसमें, लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होगी, लोकसभा में। अब इसमें जो अधिकतम राज्य क्षेत्र से आएंगे, राज्य से 530 सदस्य क्या होंगे, राज्य क्षेत्र से आएंगे। राज्य क्षेत्र से अधिकतम जो संख्या होगी लोकसभा में जाने के सदस्यों की, वो राज्य से क्षेत्र से कितने होंगे, वो 530 होगी। इसके बाद हम बात करें जो संघ राज्य क्षेत्र से होगी, वो 20 सदस्य होंगे। कितने, 20 सदस्य होंगे। कहाँ से, ये 20 सदस्य होंगे कहाँ से, संघ राज्य क्षेत्र से, संघ राज्य क्षेत्र से। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम कोशिश करते हैं आगे, इसके बाद हम आगे कोशिश करते हैं चलने की। जो अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षण की बात करता है, यहाँ हम आरक्षण कर लेते हैं। किसकी, आरक्षण की बात करता है। आरक्षण जो सदस्यों का लोकसभा में आरक्षण, लोकसभा में सदस्यों का आरक्षण लोकसभा में। ये आरक्षण किसके लिए, ये है किसके, एससी के लिए। एससी इसमें कौन कौन आएंगे, एससी एसटी के लिए। देखो एससी के लिए जो अनुसूचित जाति होती है, एससी के लिए ये कितने सदस्यों के लिए आरक्षण किया गया है, ये किया गया है 84 सीटों पर। इनका 84 सीट पर एससी के लिए। जो एसटी के लिए किया गया है, एसटी के लिए 47 सीट पर आरक्षण दिया गया है। अब देखो इनके आरक्षण 25/1/2020 को क्या हो रहा था, ख़त्म हो रहा था। 25/1/2020 को इनका आरक्षण ख़त्म हो रहा था। तो अब जो सरकार थी, इन्होंने एक विधेयक लाया जो ये था, तो उसमें क्या किया गया कि इनके जो आरक्षण था 10 साल के लिए क्या किया गया, 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब वहीं जो मनोनयन का अधिकार था, 2 लोग का मनोनयन था, उसको नहीं लेकर आई। मनोनयन जो था उसको सरकार ने नहीं लेकर आया। जो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता था, वो सरकार नहीं लेकर आई। तो इसका मतलब ये मनोनयन का चीज़ें ख़त्म कर दी गई। अब मनोनयन जो राष्ट्रपति करता था उसको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन जो आरक्षण था एससी एसटी का लोकसभा में, उसको 10 साल के लिए क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। इसका मतलब अब ये कहाँ तक चला गया, 2030 तक। ये आरक्षण कहाँ तक चला गया, 2030 तक। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद और हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, और इसमें इन दोनों को सीटों को मिलाकर के कितनी सीटें हो गई, कितने आरक्षण की सीटें हो गई, ये हो गई 131 सीट पर क्या हुआ, आरक्षण बन गया। कितना, 131 सीट पर कितना हो गया, आरक्षण बन गया। और एक चीज़ और बात कर लेते हैं, जो हमारा 2001 ईस्वी में 2001 में जो संविधान संशोधन हुआ था, 84वां संविधान संशोधन, इसमें क्या किया गया था कि जो सीटें थी लोकसभा में, जो लोकसभा में सीटें हैं वो 2026 तक जो निर्वाचन हो रहा है उसी पे ही होगा। ये 2026 तक की अस्थाई बना दिया गया है। इसके बाद ही अब आप चेंज करना चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम जो लोकसभा की योग्यता के बारे में बात कर लें। लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता के बारे में बात करें। अगर लोकसभा में जो सदस्य हैं उनकी योग्यता के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो पहली बात वो क्या होनी चाहिए, भारत के क्या हों, भारत के नागरिक हों। भारत के क्या हों, भारत के नागरिक हों। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना चाहिए। और सेकेंड ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, 25 वर्ष की उम्र हो, 25 वर्ष की उम्र हो। और सेकेंड हो गया, थर्ड क्या हो, वो लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पर ना हो और ना हो। और क्या हो सकता है, और हो सकता है पागल दिवालिया ना हो, पागल दिवालिया ना हो, पागल दिवालिया ना हो। देखो 25 वर्ष के लोकसभा के लिए होता है। और राज्यसभा के लिए हमने बताया था, राज्य जो सभा होगी, राज्यसभा के लिए जो निम्नतम सदस्य होगी वो कितनी होगी, 30 वर्ष होगी। ठीक, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम और आगे चलने की कोशिश करते हैं। हमने योग्यता के बारे में क्या हो, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की उम्र हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो। और उसका राज्यसभा में कितना, राज्यसभा में यही चीज़ें, ये तीनों चीज़ें लागू होंगी, लेकिन ये वर्ष जो है, जो उसकी निम्नतम आयु होगी वो 30 वर्ष होनी चाहिए।
और हमने बताया था प्रधानमंत्री जो होगा राज्यसभा से भी नियुक्त किया जा सकता है, मतलब आ सकता है, और लोकसभा से, क्योंकि ऐसा इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ था कि मनमोहन सिंह भी जो आए थे 2004 से 9 के बीच वो राज्यसभा से आए थे। चलो वो तो प्रधानमंत्री के सेशन में हमने पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ जो जानने की चीज़ें हैं उसको हम जान लेते हैं। इसके बाद इनके चुनाव के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें, जो इनको कौन चुनता है, इनका चुनाव क्या होता है, गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है, वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। अब यहाँ बात ये आती है, जो वयस्क व्यक्ति कौन होते हैं, वयस्क व्यक्ति हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो मानता है कि जिसकी 18 वर्ष की आयु हो, जिसकी 18 वर्ष की निम्नतम आयु कितनी हो, 18 वर्ष जिस व्यक्ति की निम्नतम आयु होगी उसके वो क्या माना जाएगा, हमारे यहाँ वयस्क माना जाएगा। वो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको चुनकर भेजता है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, ये एक बात, ये जो 18 वर्ष जो निम्नतम आयु तय की गई थी, ये कब तय की गई थी, जो हमारा 61वें संविधान संशोधन होता है उसके द्वारा तय किया गया था। 61वें संविधान संशोधन के तहत ही हमारे यहाँ जो 18 वर्ष जो निश्चित की गई है कि एक व्यक्ति को वयस्क माना जाएगा, उसे कब माना जाएगा, जब वो 18 वर्ष की निम्नतम आयु प्राप्त कर लेगा। तो अब उसी व्यक्ति के द्वारा जो इनका चुनाव किया जाता है, वही व्यक्ति क्या करते हैं, मतदान इनको देते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके कार्यकाल के बारे में। किसका कार्यकाल के बारे में? अगर हम कार्यकाल के बारे में इनके बात करें तो इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल की बात कर लें तो इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष निश्चित किया गया है। अब कहोगे जो लोकसभा जो सामान्यतः कार्यकाल हमने बताया, सामान्यतः कार्यकाल कितने, 5 वर्ष। अब बात कर लेते हैं, क्या ये 5 वर्ष तक ही बने रह सकते हैं? बिल्कुल बने रह सकते हैं, जब इनके पास बहुमत प्राप्त रहेगा, या जो प्रधानमंत्री होता है उस लोकसभा को विघटित ना किया हो, मतलब सिफारिश ना किया हो, और राष्ट्रपति के द्वारा वो मतलब विघटन ना कर दिया गया हो, तब भंग ना कर दिया गया हो, तो वो सारी चीज़ें ना हो हों, तब ये 5 वर्ष तक बने रहेगा इसका। और यहाँ एक बात होती है, जो मंत्रिपरिषद होती है, ये मंत्रिपरिषद क्या होती है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हमने क्या बताया कि ये जो अपना 5 वर्ष का कार्यकाल है उसके पूर्व भी क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। कैसे भंग होगी? जब प्रधानमंत्री क्या करेगा, प्रधानमंत्री सिफारिश करता है किससे, राष्ट्रपति से। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश कर दे तो राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग भी कर सकता है। और बात कर लें इसके कार्यकाल का बढ़ सकता है आपातकाल की स्थिति में इसका कार्यकाल बढ़ भी सकता है। और ये कितने दिनों तक बढ़ सकता है? 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यदि आपातकाल ख़त्म हो गया हो तो यह अधिकतम इसको कितने दिनों तक लागू किया जा सकता है? 6 महीने तक क्या किया जाएगा कि इसके कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। जब आपातकाल समाप्त हो गया हो तब उससे क्या करेंगे, 6 महीने तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपातकाल की स्थिति में इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और जो पहला बार, और यहाँ बात कर लें जो 1976 ईस्वी में एक वर्ष के लिए क्या किया गया था, एक वर्ष के लिए क्या किया गया था, इसके कार्यकाल को बढ़ाया गया था। आई होप कि यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद और जो अन्य चीज़ें हैं इनके इसमें, उन सारी चीज़ों को बात करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जो हम ऐसे डाल लेते हैं क्या, अन्य चीज़ें अगर हम देखने की कोशिश करें तो लोकसभा होती है, इसकी जो पहली बैठक हो, मतलब जो पहली बैठक और दूसरी बैठक के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर ना हो। मतलब 6 महीने के अंदर जो पहली बैठक है और दूसरी बैठक के बीच में जो 6 महीने का अंतर हो, इससे अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। इसका कहने का मतलब कि जो लोकसभा होती है उससे बात होना पड़ता है कि 6 महीने तक वो
बैठक कर ले, मतलब 6 महीने से अधिक 2 बैठकों के बीच का अंतर 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 बैठकों के बीच का अंतर क्या हो, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। और यहाँ आर्टिकल हम बात कर लें 108 की। आर्टिकल 108 क्या करेगा, राष्ट्रपति क्या करता है 108 के तहत, वो राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है किसका, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का किसके पास अधिकार होता है, वो राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है आर्टिकल 108 के तहत। अच्छा, ये जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, इसमें अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का क्या होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वही क्या करता है, अध्यक्षता करता है। और ये किस कारण से बुलाई जा सकती है, अधिवेशन किस कारण से बुलाया जा सकता है, यदि कोई विधेयक क्या हो, यदि कोई विधेयक कौन कौन से कारण से बुलाए सकते हैं अधिवेशन, यदि कोई विधेयक एक सदन से पास हो गया हो, एक सदन से पास हो गया हो, लेकिन दूसरे सदन में क्या किया गया हो, दूसरे सदन में अस्वीकार कर दिया गया हो, तब ये राष्ट्रपति के द्वारा अधिवेशन, जो संयुक्त अधिवेशन होता है, उसे बुलाया जा सकता है। और दूसरी जगह बात कर लें, जो एक सदन होता है, मान लेते हैं एक सदन के द्वारा कोई भी विधेयक है और इसको पास कर दिया गया है, किसको पास करके दूसरे सदन में भेज दिया गया है। अब ये दूसरा सदन क्या कर ले, अब उसे 6 महीने तक क्या कर ले, 6 महीने तक अपने ही सदन में रख ले, अपने ही सदन में 6 महीने तक, 6 माह तक अपने ही सदन में रख ले, मतलब उस पर स्वीकृति न दे, अगर 6 महीने तक, तब भी क्या करेगा, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है आर्टिकल 108 के अंतर्गत। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम और भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, हमने क्या कहा, लोकसभा की जो 2 बैठकें होती हैं, उन 2 बैठकों के बीच जो 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, मतलब लोकसभा की 2 बैठकों के बीच 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। और आर्टिकल 108 के अंतर्गत तो जो राष्ट्रपति होता है संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। और कोई भी जो ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, वो किन कारणों से बुलाया जा सकता है, यदि कोई विधेयक क्या हो, एक सदन से पास करके दूसरे सदन में भेजा गया हो, लेकिन वो उस पर अस्वीकार कर दिया हो, तब उसे बुलाया जाता है। या तो एक सदन से विधेयक पास कर दिया गया हो और दूसरे सदन में 6 माह बीत गए हों, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई हो, तब ये क्या किया जाता है, तब राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो क्या करे, संयुक्त अधिवेशन बुला ले। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनकी बात करते हैं। जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक की बात करें, धन विधेयक क्या होता है, ये धन विधेयक हमेशा कहाँ, लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में भी पेश किया जाएगा कौन, धन विधेयक। और जो अंतिम निर्णय होता है धन विधेयक का, अंतिम निर्णय कौन लेगा, अंतिम निर्णय भी कौन लेता है, लोकसभा ही लेती है। कौन, लोकसभा क्या लेती है, अंतिम निर्णय जो लेगी लोकसभा ही अंतिम निर्णय लेती है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ बात कर लें, जो सरकार होती है, सरकार के खिलाफ जो, यदि कोई सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव, सरकार के खिलाफ अगर क्या किया जाए, अविश्वास प्रस्ताव पुनः लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव अगर पुनः लाया जाता है, तो वो कहाँ लाया जाएगा, वो लाया जाएगा लोकसभा में। कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा में। जो सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, वो जो लाया जाता है पुनः, वो कहाँ लाया जाएगा, पुनः लोकसभा में ही ला सकते हैं। और ये जो प्रस्ताव होता है, इसमें लोकसभा के कितने 50 सदस्य क्या होने चाहिए, 50 सदस्यों के द्वारा ये समर्थन इसको मिला हो। और क्या किया जाए, अगर समर्थन इनको मिला हो तभी आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो लोकसभा में। यदि समर्थन भी मिल गया हो, अविश्वास प्रस्ताव आ भी गया हो, उसके बाद अगर बहुमत के द्वारा लोकसभा में जो सदस्य हैं उनके बहुमत के द्वारा अगर ये क्या हो जाता है, पास हो जाता है, अगर ये बहुमत के द्वारा पास हो जाता है, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या, इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या, सरकार को क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं बात कर लें, जो एक नोट की बात कर लें, जो प्रस्ताव होता है, जो अविश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव जो है, ये क्या, संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलता, संविधान में उल्लेख नहीं है। क्या, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमने देखा है, हमने क्या क्या देख लिया,
हमने वो चीज़ें देख ली लोकसभा में कि लोकसभा कौन सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में देख लिए, और लोकसभा में सदस्यों की संख्या के बारे में देख लिए, और हमने ये जान लिया कि जो लोकसभा में क्या होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन होता है, मनोनयन के बारे में हम जान लिए। मनोनयन मतलब हमने बता दिया कि जो 2 राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 331 के तहत किया जाता था वो अब हटा दिया गया है। अब अधिकतम संख्या कितनी 550 ही रह गई है, रह जाएगी। और इसके बाद जो हमने बताया कि जो निर्वाचन होगा, निर्वाचन कितने का होगा, 543 सीटों पर निर्वाचन होगा, जिसमें हमने बताया कि जगह 524 इसमें राज्य क्षेत्र से आएंगे और कितने 19 जो होंगे ये संघ राज्य क्षेत्र से आएंगे। अगर जो अधिकतम संख्या अगर 550 की है तो ये 530 अधिकतम जो है राज्य क्षेत्र से आएंगे, और अधिकतम जो है 20 सदस्य कहाँ से आएंगे, संघ राज्य क्षेत्र से आएंगे। इसके बाद हमने इनके योग्यता के बारे में बात कर लिया। योग्यता हमने बताया था कि योग्यता क्या हो, भारत के नागरिक हों और पागल दिवालिया ना हो, 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, लाभ के पद पर ना होने चाहिए। इनके चुनाव के बारे में हमने बताया, इनका चुनाव कौन करता है, जो हमारे इंडिया जो भारत के लोग हैं उनके वयस्क मताधिकार। वयस्क व्यक्ति किसे माना गया है, वयस्क व्यक्ति उसे माना गया है जो 18 वर्ष का व्यक्ति, जिस व्यक्ति की आयु निम्नतम 18 वर्ष होगी उसे वयस्क माना गया है। क्यों, कौन 61वें संविधान संशोधन के तहत उनको वयस्क माना गया है। उसके पहले कितने 21 साल के लिए वयस्क माना जाता था। तब यहाँ तक हमने बात कर ली थी। उसके बाद कार्यकाल के बारे में बात कर रहे थे। कार्यकाल हमने बताया था जो सामान्यतः इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, लेकिन इनको पहले भी इनका कार्यकाल ख़त्म कर दिया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति यदि लोकसभा को भंग करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति को दे, प्रधानमंत्री यदि लोकसभा का भंग करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति को दे तो वो राष्ट्रपति क्या करेगा, लोकसभा को भंग भी कर सकता है, इनके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। वो स्थिति होगी, कौन सी स्थिति, आपातकाल की स्थिति होगी। और आपातकाल जब हट जाता है तब उसमें, जब आपातकाल रहता है तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, जब आपातकाल हट जाता है तब कितने 6 महीने तक ही अधिकतम बढ़ाया जा सकता है इनके कार्यकाल को। इसके बाद हमने बताया था इसी में तो हमने बताया था जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति हमेशा क्या होती है, उत्तरदायी होती है। इसके बाद हमने कुछ अन्य में बताने की कोशिश की थी। जो लोकसभा है, लोकसभा में जो 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया था 1976 में, ये 1 वर्ष के लिए कार्यकाल को बढ़ाया गया था लोकसभा के। उसके बाद हमने बात किया था जो लोकसभा की बैठकें होती हैं, जो बैठक होती है वो एक बैठक और दूसरी बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कितने 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और राष्ट्रपति हमने बताया था, और आर्टिकल 108 के तहत कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। उसके बाद हमने बता दिया था आपको, उसके बाद हमने क्या बताया था, उसके बाद हमने बताया था जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाएगा, धन विधेयक हमेशा कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। और इसका अंतिम निर्णय ही लोकसभा का अंतिम निर्णय धन विधेयक पर जो अंतिम निर्णय कौन लेता है, वो लोकसभा ही धन विधेयक का अंतिम निर्णय लेता है। उसके बाद हमने बताया था कोई अगर सरकार है, सरकार के खिलाफ पुनः क्या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वो कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा में ही लाया जाएगा। और वो उस प्रस्ताव पर 50 सदस्य का समर्थन होना चाहिए, लोकसभा के 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। यदि वो जो बहुमत से अगर उस विधेयक को पास कर दिया जाता है तब सरकार को क्या करना पड़ेगा, सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ेगा। इसके बाद हमने थोड़ा भी और ये बता दिया था कि जो ये अविश्वास प्रस्ताव भी है वो संविधान में हमारे उल्लेख नहीं करता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको लोकसभा के बारे में आपको क्लियर हो गई होंगी। यदि आपको लोकसभा में यदि आपको और भी कहीं डाउट होता है तो आप नीचे अपने कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और हम कोशिश करेंगे अगला वाला सेशन और बेहतर करने की। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।